नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन से जस्टिस सूर्यकांत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली है, ऐसा लग रहा है कि वो हर बॉल को फ्री हिट समझकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा ही लगा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस दिन शपथ ली, ठीक उसके अगले दिन 17 मुकदमे एक दिन में निपटाए थे। जिस तरीके से एसआईआर के ऊपर टिप्पणी की गई और पूरा इकोसिस्टम था ना, बड़े बड़े वकीलों का 5, 7, 10 वकील थे जो उस पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजेक करके बैठे हुए थे। ओरल मेंशनिंग होती थी, कोर्ट में पहुंचे, सुनवाई चल रही है, बीच में पहुंच गए, अरे वो जज साहब हमारा एक बड़ा सा क्लाइंट आया है, केजरीवाल आया है, राहुल गांधी आया है या फला बिजनेसमैन आया है, वो हमारा केस लिस्ट कर देते। जिन कोर्ट में सालों साल महीनों लग जाते हैं किसी केस को लिस्ट होने में, इन लोगों की, इन वकीलों की अनुकंपा पर जज साहब कह देते कल आ जाओ, 11 बजे का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, भरतनाट्यम छोड़ के आ जाते थे। उस पूरी प्रथा को चीफ जस्टिस ने बंद कर दिया। ओरल मेंशनिंग नहीं चलेगी, पर्ची लगाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, टाइम लो, उस दौरान आपके केस की सुनवाई होगी। ये पूरी की पूरी वीआईपी कल्चर खत्म कर दी गई और यही यूएसपी थी इन सारे वकीलों की, इसीलिए इन्हें पैसा दिया जाता था। और कितना पैसा दिया जाता था? ये थे अभिषेक मनु सिंघवी, एक साल में 1921 करोड़ रुपए कमाए हैं इनकी फर्म ने। मुझे लग रहा है इनसे बढ़िया फाइनेंशियल प्लानर कोई हो नहीं सकता। अगर इनकी कंपनी का आईपीओ आ जाए तो समझिए कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे। यह स्थिति थी उन लोगों की, लेकिन चीफ जस्टिस ने आते ही वो पूरी दुकान बंद कर दी, या कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उनके प्रयास कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, ये उनके 14 महीने के कार्यकाल के बाद सही में एसेस हो पाएगा कि जो प्रयास कर रहे थे क्या सफल थे, क्या वो उसके प्रति ईमानदार थे, या सिर्फ दिखावा था, जो भी था। लेकिन कम से कम अभी वो प्रयास करते नजर आ रहे हैं और आज उन्हीं 6 बातों की चर्चा करूंगा। वो 6 कदम या वो 6 निर्णय या वो 6 टिप्पणियां हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी। अगर वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं और उसी तेवर के साथ ये आगे बढ़ते हैं तो 14 महीने का कार्यकाल बहुत भारी रहने वाला है इस इकोसिस्टम पर। कहीं ना कहीं वो ये 14 महीने याद रखेगा, क्योंकि उन्हें तो लगता था नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करी है सूर्यकांत ने, अपना आदमी आ गया, अपने हिसाब से करेगा। पुराने जजों के साथ भी था, कहीं ने 1-2 निर्णय इधर उधर कर दिए तो उसके खिलाफ खोल देते थे मोर्चा, लेकिन फिलहाल इनके खिलाफ नहीं खोल सकते जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते, क्योंकि फिर खेल खराब हो जाएगा। तो आज उन 6 बिंदुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 24 घंटे सर्विस उपलब्ध होती है ना हॉस्पिटल्स में, कि भैया बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसी ही सुविधाएं अब उपलब्ध होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेट हो रहे हैं, आप आइए, आपके लिए एक जज उपलब्ध होगा। आपको यह लगता है कि आपकी फांसी की सजा बहुत पास है, फांसी होने वाली है, आप आइए रात को, आपको इसकी सुविधाएं दी जाएंगी। तो जो कोर्ट है उसे 24/7 एक्सेसिबल बना दिया है आम जनता के लिए। आप आओ, अगर आप सही में जेन्युइन है, भैया कोई ऐसा मुकदमा है कि उसको अगले दिन सुना जा सकता है, मान लीजिए शुक्रवार है, मंडे को सुना जा सकता, तो वो चीजें यहां लिस्ट नहीं होंगी। इमरजेंसी सर्विसेज, किसी के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन है, तो आप आइए, आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन इसमें एक कैविएट है कि कहीं ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये इसको हाईजैक ना कर लें। अब ये हर चीज को मौलिक अधिकार का बताकर अपने वकील, अपने मुवक्किल के लिए यहां पर आएंगे और मेंशनिंग करवाएंगे कि भैया पर्ची से नहीं जाते, ओरल मेंशनिंग यहीं करवा लेते हैं। और ये लोग कैसे करते आए हैं उसका एक उदाहरण देता हूं। ओरल मेंशनिंग कैसे होती थी? पवन खेड़ा गिरफ्तारी केस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डिफेमेटरी भाषा का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा तीस्ता सी तलवाड़, उसके अलावा केजरीवाल, प्रधानमंत्री मतलब जो केस चला था ना उनका, उसी में बेल मिलनी थी। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का केस था। उसके अलावा तमिलनाडु में गवर्नर वर्सेस जो ये सरकार हो गया था, तेलंगाना में फोन टैपिंग केस, पश्चिम बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट केस। ये वो सारे केस थे जिनमें लगभग ओरल मेंशनिंग हुई थी कि वकील साहब पहुंचे,
कि साहब ये वाला केस हमारा लगा दो। उन्हें तो 24/7 की भी जरूरत नहीं थी, पहले वो सिस्टम तोड़ा। और इनमें या तो वकील कपिल सिब्बल था या अभिषेक मनु सिंह भी था, दो ही थे, तीसरा कोई था ही नहीं। ये सारे वही केस निकाल के लाए हूं और सारे हाई प्रोफाइल हैं और इसी यूएसपी का इस्तेमाल करते थे। तो जज साहब ने कहा ओरल मेंशनिंग नहीं होगी, तुम्हारे प्रभुत्व का इस्तेमाल नहीं होगा और 24 घंटे सेवा आम पब्लिक के लिए खुली रहेगी, बस इसे वो कब्जा ना कर ले अपनी उस लीगल माइंड के माध्यम से। तो कुल मिलाकर अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मुझे लग रहा है कि ये एक रिवोल्यूशनरी कदम हो सकता है न्याय व्यवस्था में, क्योंकि हम जिस डिले की बात करते हैं कि डिले हो रहा है चीजें, उसे भी फास्ट ट्रैक करने का प्रयास चीफ जस्टिस कर रहे हैं अपने दूसरे निर्णय में। उन्होंने कहा कि अब मैं कई सारी संवैधानिक बेंचेस बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो लीगल इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है कि संविधान इस चीज में क्या कहता है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे लटके हुए हैं। तो चीफ जस्टिस 9 जजेस की कई सारी संवैधानिक पीठ बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9, 7, 11, 13, 15 इसी तरीके से बैठते ऑड नंबर में एक बड़ी बेंच बैठती है, उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। वो फिर किसी ऐसे मुद्दे पर बैठाई जाती है जहां पर संविधान का इंटरप्रिटेशन होना हो, संवैधानिक तौर पर क्या बनेगा, संविधान इसके लिए क्या कहता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि अगर हम उसे सुलझा लें, उसके रेफरेंस से ही बहुत सारे केसेस सुलझ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि जो बड़े निर्णय हैं, जो लेने हैं, पेंडिंग हैं, जहां से संविधान को और बल मिल सकता है, तो ऐसी बहुत सारी संवैधानिक पीठ अब ये जज साहब बनाने जा रहे हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, अब वकील साहब पहुंचते हैं कोर्ट में और दलील देना शुरू करते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। एक उदाहरण देता हूं, अंबानी का केस हुआ था, उसमें 26 दिन तक सुनवाई चली थी, 26 दिन तक बहस चली थी। सुनवाई नहीं, सिर्फ बहस। एक बार इधर का वकील बोलेगा, इधर का वकील बोलेगा, फिर उधर का वकील बोलेगा, और 26 दिन तक चलता रहा। और जज साहब बैठकर 26 दिन तक सिर्फ अंबानी के जो केस है वो सुन रहे थे। तो समय सीमा तय कर दी गई है कि भैया ये समय सीमा है, इस समय सीमा के तहत आपको अपनी बात रखनी है। थे ना, भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गए थे यूएन में, कितने 5, 7, 10 घंटे तक बोलते ही रहे, भाषण देते रहे। उसके बाद यूएन में स्थापित कर दिया कि इससे ज्यादा लंबा आपका भाषण नहीं होगा। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इससे लंबी आपकी बहस नहीं होगी। कारण ये लोग जानबूझ के समय खींचते थे, पूरे दिन बहस कर ली, आज का दिन खराब, फिर शनिवार इतवार हो गया, फिर बहस कर ली, कभी गर्मी की छुट्टी पड़ गई, कभी रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, कभी उसकी पड़ गई, आज बहस होते होते मामला खत्म हो गया, अगली डेट ले ली, 2 महीने की ले ली, फिर 4 महीने के लिए केस चल रहा है जी। यही हो रहा है ना उमर खालिद के केस में। इसमें बहस में नहीं हो रहा, लेकिन उस मुद्दे को खींच तो रहा है ना कपिल सिब्बल। तो वही होता था, उन्होंने कहा ना सीमित समय है, इसमें ही बहस करनी है। उसके बाद जो चौथा निर्णय लिया, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी स्थापित कर दी कि भैया आपको यह बताना है कि आप इस मुद्दे पर बहस करोगे, कितना समय लोगे, और यह आपको पहले दिन बताना है कि भैया कल मेरा केजरीवाल के केस में सुनवाई है, उसमें मुझे बहस करनी है, मुझे आधा घंटा लगेगा अपनी बात रखने के लिए, आप बताओ। आधे घंटे से ऊपर समय नहीं मिलेगा, उसमें अपनी सारी बातें कन्फाइन करो और खत्म करो। इससे क्या होगा कि सिर्फ 1 या 2 हाई प्रोफाइल केस है, उन्हें नहीं लेके बैठा जाएगा, हर केस के लिए समय मिले ताकि ढंग से अलॉटमेंट हो सके। उसके बाद इसमें एक पोर्टल बना है जहां पर अपीयरेंस स्लिप जो होती है, जो वकील साहब होते हैं वो जमा कराते हैं। उसी पोर्टल पर आपको पहले दिन बताना है कि मैं इतनी देर बहस करूंगा। उसके अलावा आप 5 मैक्सिमम 5 पेज आप अपने वो पॉइंटर्स दीजिए, आप क्या बहस करेंगे, आपके क्या पॉइंटर्स हैं, वो 5 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी थीसिस लाके चिपका दी कि भैया मुझे तो इतनी बहस करनी है, 5 में तो 6 घंटे लगेंगे, 7 घंटे ना, ऐसे नहीं चलेगा। 5 पेज में कंसाइज कीजिए कि मुझे ये बात रखनी है अपनी, उससे ज्यादा नहीं। और उसे 3 दिन पहले आप जमा कराइए और अपनी अपोजिशन पार्टी को भी दीजिए। यानी कि समय के साथ नहीं खेल सकते, मुझे ये बात रखनी है, ये मेरे पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। फालतू की भैया फालतू की तुम बात करोगे, बीच में बहसबाजी करोगे, तुम्हारा समय खराब होगा। और क्या बहस करनी है, क्या पॉइंट रखने हैं, पहले से बताओगे। अपनी प्रभाव को इस्तेमाल करके जिस तरीके से तुम जानबूझ के, कपिल सिब्बल और ये बहुत करता है, लड़ने लग गया,
अननेसेसरी रिमार्क पास करने लग गया, ये सब नहीं चलेगा, ये प्रोसेस खत्म। तो अब सही मतलब एक निर्धारित समय के अंदर अंदर आपको अपनी बहस पूरी करनी है, समय नहीं ले सकते नेसेसरी। उसके अलावा जो पांचवा निर्णय आया है, निर्णय कहें, टिप्पणी कहें या रिफॉर्म कहें, कि बहुत सारे ऐसे संवैधानिक केसेस पड़े हैं महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड, जिनको सुना जाना, सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पहला, शबरीमला का केस। सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि शबरीमला में हर तरह की, हर उम्र की महिला जा सकती है, वुमेन फ्रीडम के नाम पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। कारण है, वहां किसी महिला के अधिकार का इंफ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, उसके अधिकार का मौलिक हनन नहीं हो रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि जब महिला किसी जब पीरियड्स के दौरान होती है, तो जो उसकी एनर्जी होती है वो टॉप डाउन होती है, और जो मंदिर की एनर्जी है, अगर मैं मेटाफिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से बात करूं, तो वो टॉप टू अप होती है, माफ कीजिएगा, बॉटम टू अप होती है। तो कहीं ना कहीं वो उसके नेचुरल प्रोसेस को हैम्पर करती है, हार्मोन्स को इंबैलेंस करती है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी सेंटर्स होते हैं मंदिर में, इसलिए मना करते हैं। लेकिन इन्हें तो संविधान के हिसाब से चलना है, तो इन्होंने एक निर्णय दे दिया। उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन लगाई गई, 7 जजेस की संवैधानिक बेंच अभी वहां बननी है, बैठनी है, लेकिन वो बैठी ही नहीं 2019 से। तो उन चीजों को फास्ट ट्रैक करना है। जो पारसी लोग हैं, उसमें जो महिलाएं हैं, शायद डाइवोर्स हो जाता है, जब हस्बैंड मर जाता है तो मंदिर में नहीं जाने देते, उनके अधिकार की बात है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में किस तरीके से महिलाओं का सर्कमसिजन होता है, खतना होता है, उसके ऊपर है। तो कई सारी ऐसी पिटीशंस हैं जो महिलाओं के अधिकार से जुड़ी हुई है। सबका अपना अपना पक्ष है, अपनी बात रखना है, लेकिन कम से कम वो सॉल्व तो हो। शबरीमला मंदिर में जाएंगे नहीं जाएंगे, सॉल्व तो हो। ये अटका नहीं रहना चाहिए कि स्टे लग गया, भाई एम्बिगुअस सिचुएशन है, पता ही लग रहा है इधर जाना है कि उधर जाना है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की महिलाओं के साथ क्या होना है पता नहीं लग रहा है, तो कम से कम ये क्लियर हो। ये उसी क्लॉज में है जहां पर संवैधानिक बेंचेस बनाने की बात है। तो खासकर जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों के लिए अब सजग होते नजर आ रहे हैं। ये पांचवा निर्णय है। उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण एक और निर्णय आया, और कब्जा माफिया जिस तरीके से कब्जा करते हैं, और उन्हें जुडिशरी किस तरीके से अब तक हेल्प करती थी, या उस जुडिशरी का इस्तेमाल होता था, उस पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और कहां से एक्सपोज किया? दिल्ली से लेकर और मुंबई तक। क्या करता था कब्जा माफिया? एक जमीन है, उसे कब्जा करना है, पहुंच गई जी, वहां पे 4, 5, 7, 10 झुग्गियां बसा दी। ये बिल्डर करता है, और जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, इसका इस्तेमाल बिल्डर अपने प्रॉफिट के लिए करता है। स्लम बना दिया, अब या तो वो बांग्लादेशी बसा रहा है, रोहिंग्या बसा रहा है, जो भी बसा रहा है, बीच में वहां छोटा सा एक मदरसा बना दिया कि भैया एजुकेशन के लिए है। इसमें बिल्डर अभी सामने नहीं आया, पीछे से चल रहा है सब खेल, कि एक मदरसा स्थापित कर दिया कि भैया ये 10, 5, 20, 25 झोपड़ियां हैं, इनके बच्चे यहां पढ़ेंगे। और धीरे से उसका बोर्ड बाहर जो मदरसा था उसे हटा के वहां मस्जिद चिपका दिया, और वहां बड़ा एक स्लम तैयार कर दिया। और उसके बाद क्योंकि वो जमीन कब्जा उन्होंने कर ली है, अब सरकार छुड़ा नहीं पाती। सरकार क्यों नहीं छुड़ा पाती? क्योंकि भैया मस्जिद बनी है, बुलडोजर लेके जाओगे तो जमीयत वाले कोर्ट पहुंच जाएंगे, पीएफआई वाले कोर्ट पहुंच जाएंगे, ये देवबंद वाले कोर्ट पहुंच जाएंगे। अरे देखो, हमारे धार्मिक स्ट्रक्चर पे हमला हो रहा है, इलीगल है। मदरसे के लिए जमीन थी, वो मदरसा बनाया था, और उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल छपते हैं, और सरकारें कुछ नहीं कर पाती, और वो क्लेम छोड़ देती हैं। भैया कौन सिरदर्दी ले? अब योगी वाला मॉडल अलग है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। उसके बाद जिस बिल्डर ने उन्हें बसाया था, उनसे होने पौने दाम में वो खरीद के वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देता है, उन्हें ले जाकर कहीं और स्थापित कर देता है। यही हो रहा था दिल्ली के अंदर, जो बदरपुर और मेहरौली वाली रोड है उसके ऊपर, उसके आसपास यही था। यही हो रहा था मुंबई के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा ये कब्जा माफिया किस तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्डर कैसे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। उसमें वकील साहब थी मीनाक्षी अरोड़ा, कह रही अरे ये तो बहुत सदियों पुरानी, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। तो जज साहब ने कहा बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है किस तरीके से काम करता है सिस्टम। अब इसमें भी
खास सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, एक पिटिशनर जाएगा, सब फिक्स है कि भैया ये मदरसा है, इसको यहां बनाए रखो। दूसरा पिटिशनर जाएगा कि भैया ये मस्जिद है, मदरसा नहीं है मस्जिद है, यहां मस्जिद बनेगी। अब दोनों पिटिशनर फिक्स हैं पहले से, उन्हें पता है कि एक ना एक तरफ तो निर्णय जाएगा, अब या तो मदरसा बनेगा या मस्जिद बनेगी, क्योंकि हम दो पिटिशनर वहां पहुंचे हैं। जो तीसरा है सरकार, जिसे असली में जाना चाहिए था, वो पहुंचती नहीं है। कब्जा माफिया पहले से सेटिंग करके बैठे हैं, तो जिसके भी पक्ष में निर्णय जाएगा वो चीज वहां स्थापित हो गई। और उस कागज को लेकर वो, अगर मान लीजिए कल को सरकारी अधिकारी आता है, तो वो क्या कहेंगे, भाई देखो कोर्ट ने कह दिया यह मस्जिद है, या दूसरे में कहेगा यह मदरसा है, तुम कैसे गिरा सकते हो? और वो लीगलाइज हो जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से बिल्डर वहां काम करता है, ये सबको दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी कर्नाटक में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बेंगलोर में कहीं जा रहे थे, स्लम बना हुआ है पूरा, तो वहां एक लड़की से पूछते हैं, तुम यहां कब से रह रही हो? तेरी 25 साल से रह रहे हैं हम तो। वो कहता है भैया गूगल मैप पे ये साल भर पहले यहां एक भी घर नहीं था। ये स्थिति है, लाइव रिकॉर्डिंग है बातचीत उनकी। इस तरीके से कब्जा किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बिल्डर माफिया किस तरीके से काम कर रहा है। और जैन साहब, ये अरोड़ा साहब, मीनाक्षी अरोड़ा साहब, जिस तरीके से आप ये कर रही हैं कि कई सौ साल पुरानी मस्जिद है, ये सब समझ आ रहा है, और वो इलीगल इंक्रोचमेंट मानकर उसे हटवाया जा रहा है। अब तक तो वक्फ के नाम पर कब्जा हो रहा था, अब वक्फ वालों को जो डर था कि भैया हम लिस्टिंग नहीं कर, क्यों नहीं लिस्टिंग पर, कागज नहीं है ना, ऐसे ही कर रहे हैं सारे मंदिर, ये सारे मदरसा और मस्जिद कब्जा, ऐसे ही भूमि कब्जा की है ना, बना लो, कई सौ साल घोषित कर दो, फिर उसे वक्फ में करवा लो। अब उसके कागज नहीं मिल रहे, लिस्ट नहीं हो पा रही, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे, आपको लिस्ट करनी पड़ेगी। तो वहां पर भी जिस तरीके से चोट करी है, तो ये कम से कम पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर, या कहीं नए साल से पहले और नए साल के दौरान जिस तरीके से गिफ्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर वो रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरीके से बड़े बड़े भूमाफिया हो या बड़ा सिस्टम को हाईजेक करने वाले लोग हो, उनके लिए एक सेट पैटर्न तय कर रहे हैं कि भैया ऐसे चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो भैया फिर हम जाने और तुम जाने। अब देखना यह है कि कितने दिन चलता है और किस तरीके से चलता है, लेकिन जो भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना भी बेईमानी है, लेकिन जो हो रहा है बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कम से कम नाउमीदी से कुछ तो उम्मीद जग रही है, कहीं तो कुछ शुरुआत हो रही है। और अगर ये होती है और इसी तरीके से चलता है, तो मैं कह रहा हूं कि जुडिशरी में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। किसी को तो बैटन संभालनी पड़ेगी। खैर, और भी जो निर्णय आते रहेंगे, सही गलत, जिस भी तरह का जो भी इंटरप्रिटेशन होगा, वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।